नमस्कार। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक बहुत ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण शुरुआती दौर पर बात करने वाले हैं। वो दौर जब उदारवादी सोच धीरे धीरे उग्रवादी विचारों की तरफ बढ़ रही थी। तो शुरुआत करते हैं उदारवादी दौर से। मोटे तौर पर 1885 जब कांग्रेस बनी, वहां से लेकर करीब 1905 तक। क्या हम कह सकते हैं कि उनकी कुछ शुरुआती मांगें मानी भी गईं? मुझे याद आ रहा है जैसे 1886 में वो सिविल सेवाओं के लिए रॉयल कमीशन बना था, और भारत इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा की बात पर भी कुछ सहमति बनी थी। फिर 1892 का वो भारत परिषद अधिनियम। क्या ये सफलताएं थीं, छोटी ही सही? हाँ, कुछ हद तक तो कह ही सकते हैं। देखिए, उस वक्त के हिसाब से ये चीजें अहम थीं, खासकर वो सिविल सेवा परीक्षा वाला मुद्दा। भारतीयों के लिए प्रशासन में ज्यादा जगह मिले, ये तो बहुत पुरानी मांग थी। और 1892 का अधिनियम भी हालांकि काफी सीमित था, फिर भी उसने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भारतीयों की संख्या तो बढ़ाई और बजट पर बहस का अधिकार भी दिया। हाँ, वोटिंग का नहीं था, पर बहस का था। हाँ, बहस का अधिकार। तो उदारवादी नेताओं ने इसे अपनी संवैधानिक लड़ाई की एक कह लीजिए छोटी जीत माना। उनका विश्वास था कि धीरे धीरे ब्रिटिश न्याय और सुधारों के रास्ते ही भारत स्वशासन तक पहुंचेगा। और उनकी सोच सिर्फ राजनीतिक सुधारों तक ही नहीं थी, है ना? आर्थिक मुद्दे भी उनके लिए बहुत अहम थे। बिल्कुल, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। उदारवादियों का साफ मानना था कि भारत की जो भयानक गरीबी है, उसकी जड़ में ब्रिटिश आर्थिक नीतियां हैं। ऐसा नहीं कि वो विदेशी पूंजी के एकदम खिलाफ थे, लेकिन उनका जोर इस बात पर था कि भारत में अपने आधुनिक उद्योग लगें, स्वदेशी उद्योग, और इसके लिए सरकार मदद करे, सरकारी संरक्षण दे, मतलब टैरिफ लगाए। टैरिफ यानी बाहर से आने वाले सामान पर टैक्स। हाँ, ताकि भारत में बनी चीजों को मुकाबला करने का मौका मिले। और उन्होंने सरकार से सीधी आर्थिक मदद की भी बात की, नए उद्योगों के लिए। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये देश बनाने की सोच का हिस्सा था उनके लिए। और इसी सोच से फिर स्वदेशी का विचार जुड़ा, जो बाद में इतना बड़ा आंदोलन बना। उसकी शुरुआत यही कहीं थी। हाँ, बिल्कुल। 1896 के आसपास ही स्वदेशी की बात उठने लगी थी। ये सिर्फ विदेशी माल का बहिष्कार नहीं था, बल्कि अपने देश में बनी चीजों को अपनाना, उन्हें बनाना, उसे बढ़ावा देने का एक पॉजिटिव मूवमेंट भी था। स्रोत बताते हैं कि पुणे और महाराष्ट्र में तो उस दौरान विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गईं, बड़े पैमाने पे। अच्छा। तो ये सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं था, ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी था, अंग्रेजों को दिखाने का कि भाई हम तुम्हारी नीतियों से खुश नहीं हैं, हमें आत्मनिर्भरता चाहिए। ये विरोध का एक ऐसा तरीका था जो शायद याचिकाओं से ज्यादा असरदार लगा हो। और जब आर्थिक विश्लेषण की बात आती है, तो दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, महादेव गोविंद रानाडे, इनका काम तो मील का पत्थर है। खासकर वो धन निष्कासन का सिद्धांत, वेल्थ ड्रेन जिसे कहते हैं। आप इस पे थोड़ा और बता सकते हैं, क्या था ये और इसका असर क्या हुआ? जरूर। धन निष्कासन का सिद्धांत, आप कह सकते हैं, उदारवादी राष्ट्रवाद की बौद्धिक रीढ़ था। इन नेताओं ने, खासकर नौरोजी ने, अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, और आर.सी. दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, उन्होंने आंकड़ों से, तथ्यों से यह दिखाया कि कैसे भारत का पैसा लगातार इंग्लैंड जा रहा है, बिना किसी वापसी के। किस तरह जा रहा था? कई तरीकों से। अंग्रेज अधिकारियों की भारी भरकम तनख्वाहें, उनकी पेंशन जो भारत से जाती थीं, भारत में जो ब्रिटिश पूंजी लगी थी उस पर मुनाफा, इंग्लैंड से खरीदे गए फौजी और दूसरे सामान की कीमत, शिपिंग कंपनियों का खर्चा। उन्होंने साबित किया कि ये कोई सामान्य व्यापार नहीं है, ये एक तरफा लूट है जिसने भारत को कंगाल और ब्रिटेन को मालामाल बनाया। ओह! इस सिद्धांत ने अंग्रेजों के उन दावों की पोल खोल दी कि वो भारत को सभ्य बनाने आए हैं। इसने साफ कर दिया कि ब्रिटिश राज असल में भारत के आर्थिक शोषण पर टिका है। इसका असर बहुत गहरा पड़ा। कम से कम पढ़े लिखे भारतीयों के मन में ब्रिटिश न्यायप्रियता को लेकर शक पैदा हो गया। तो एक तरफ तो ये नेता इतने मजबूत तर्क दे रहे थे, आर्थिक विश्लेषण, संवैधानिक सुधारों की मांग, लेकिन दूसरी तरफ जो अंग्रेज अधिकारी थे, उनका रवैया कैसा था? क्या वो इन्हें गंभीरता से ले रहे थे? स्रोत तो यही बताते हैं कि बिल्कुल नहीं। कम से कम शुरुआती दौर में तो कतई नहीं। लॉर्ड डफरिन को ही ले लीजिए, जो कांग्रेस बनने के समय वाइसरॉय थे। उन्होंने तो इन राष्ट्रवादी नेताओं का मजाक उड़ाया, उन्हें बंगाल का बाबू कहा, राजद्रोही ब्राह्मण कहा, और सबसे मशहूर तो वो टिप्पणी थी कि कांग्रेस जनता के एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि है, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। हाँ, 1887 में उन्होंने ये बात सबके सामने कही थी। ये सिर्फ बेइज्जती नहीं थी, ये दिखाता है कि अंग्रेज हुकूमत जमीनी हकीकत से कितनी दूर थी।
या शायद वो जानबूझकर आंखें बंद किए हुए थे। वो शायद मानना ही नहीं चाहते थे कि भारतीय भी संगठित होकर राजनीतिक मांग रख सकते हैं। क्या ये सिर्फ डफरिन की सोच थी या ये आम ब्रिटिश नजरिया था उस वक्त? नहीं, ये सिर्फ डफरिन तक नहीं था। उनके बाद जो वाइसरॉय आए, लॉर्ड लैंसडाउन, उन्होंने तो 1890 में बाकायदा अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को चिट्ठी में लिखा था, और ये उनके पर्सनल कागजात से पता चलता है कि कांग्रेस का असर कम हो रहा है और मेरी तो इच्छा है कि भारत में रहते हुए मैं इसे शांति से मरने में मदद कर सकूं। मरने में मदद? कांग्रेस को? हाँ, सोचिए, वो कांग्रेस के खत्म होने की दुआ कर रहे थे। इससे साफ पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार इन शुरुआती राष्ट्रवादी आवाजों को कितनी कम अहमियत दे रही थी। वो इसे कुछ पढ़े लिखे शहरियों का शगल मान रहे थे जो अपने आप खत्म हो जाएगा। शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। उन्होंने इस चिंगारी को पहचाना ही नहीं। और शायद यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि एक तरफ ब्रिटिश सरकार का ये उपेक्षा वाला, लगभग तिरस्कार वाला रवैया था, और दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर ही, खासकर जो नई पीढ़ी आ रही थी, उसमें ब्रिटिश नीतियों और उदारवादियों के तरीकों से, मतलब वो प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट वाले तरीकों से असंतोष बढ़ रहा था। क्या इसी असंतोष और हताशा ने उग्रवादी विचारधारा के लिए जमीन तैयार की? बिल्कुल। आप इसे ऐसे देखिए कि उदारवादियों ने जो नींव रखी थी, उसी पर निराशा के बीज पड़े और उग्रवाद का पौधा उगा। उग्रवादियों का, जिन्हें गरम दल भी कहा गया, उनका साफ मानना था कि ये जो उदारवादियों के तरीके हैं, चिट्ठियां लिखना, ज्ञापन देना, डेलीगेशन भेजना, इंग्लैंड जाकर गुहार लगाना, ये सब राजनीतिक भिक्षावृत्ति है, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी। राजनीतिक भिक्षावृत्ति। हाँ, उनका तर्क था कि अंग्रेजों से न्याय मांगना बेकार है, ताकत से ही बात मनवाई जा सकती है। इसलिए हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा और जरूरत पड़े तो सीधी कार्रवाई करनी होगी। इस नई ज्यादा आक्रामक सोच के जो बड़े नाम उभरे, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, बंगाल में अरबिंदो घोष और पंजाब में लाला लाजपत राय। तिलक, पाल, बाल और घोष। हाँ, बिल्कुल। ये नेता स्वराज की मांग को ज्यादा खुलकर और जोरदार तरीके से उठाना चाहते थे और इसके लिए जनता को साथ लाना चाहते थे, उन्हें लामबंद करना चाहते थे। तो अगर हम उस दौर को देखें, खासकर 1892 से 1905 के बीच का समय, तो वो कौन सी ठोस घटनाएं या कारण थे जिन्होंने इस उग्रवाद को हवा दी? ये सिर्फ विचारों का खेल तो नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। कई ठोस वजहें थीं। पहला, जैसा हमने पहले कहा, 1892 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट से बड़ी निराशा हुई। लोगों को उम्मीद थी कि कुछ ज्यादा मिलेगा, पर मिला बहुत कम। इससे लगा कि भाई संवैधानिक तरीकों से ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, ये तो था। दूसरा, लॉर्ड कर्जन का दौर 1899-1905। उन्होंने कई ऐसी नीतियां अपनाई जो सीधी दमनकारी थीं, जैसे 1904 का इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। इसका सीधा मकसद था यूनिवर्सिटीज पर सरकारी कंट्रोल बढ़ाना। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटीज उस समय राष्ट्रवादी सोच और बहस के गढ़ बन रही थीं। अच्छा, यानी विचारों को पनपने से रोकना। हाँ, बिल्कुल। सरकार उन विचारों के स्रोत को ही बंद करना चाहती थी। इसी तरह कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कमजोर किया। प्रेस की आजादी पर हमले तो चल ही रहे थे। तिलक जी की गिरफ्तारी जैसी घटनाएं, इन सबसे लोगों में ये भावना पक्की होती गई कि अंग्रेजी राज भारतीयों का भला नहीं बल्कि उन्हें दबाना चाहता है। और इसी दौर में वो भयानक अकाल भी पड़े थे, 1896-97, फिर 1899-1900 में। क्या उन अकालों का और सरकार की प्रतिक्रिया का भी कोई रोल था लोगों के गुस्से में? बहुत बड़ा रोल था, बहुत ज्यादा। 1896-97 का अकाल तो बहुत ही भयानक था। लाखों लोग मारे गए थे। लेकिन जैसा स्रोत बताते हैं, सरकारी राहत का काम बहुत धीमा और बिल्कुल नाकाफी था। और हद तो तब हो गई जब लोग भूख से मर रहे थे और सरकार दिल्ली में रानी विक्टोरिया की डायमंड जुबली पर शानदार जश्न मना रही थी। ओ, ये तो बहुत असंवेदनशील था। बिल्कुल। इस असंवेदनशीलता ने लोगों को हिलाकर रख दिया। यहां तक कि उदारवादी नेताओं की कोशिशें भी उस वक्त नाकाफी लग रही थीं। इससे आम लोगों में जबरदस्त गुस्सा और हताशा फैली। तिलक जैसे नेताओं ने फिर स्थिति का इस्तेमाल लोगों को अंग्रेजी राज की असलियत समझाने और संघर्ष के लिए तैयार करने में किया। ये सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं थी, इसने ब्रिटिश शासन की नैतिकता पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। तो ये तो हुए अपने देश के अंदर के कारण, राजनीतिक निराशा, दमन, आर्थिक संकट। लेकिन क्या उस समय दुनिया में जो हो रहा था उसका भी कोई असर पड़ा? हाँ, बिल्कुल। और ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। देखिए, 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया में कई ऐसी बातें हुई जिन्होंने यूरोपीय ताकतों, खासकर ब्रिटेन के कभी ना हारने वाले मिथक को तोड़ दिया। मिसाल के तौर पर 1896 में
जब एक छोटे से अफ्रीकी देश इथियोपिया ने इटली की आधुनिक सेना को अडोवा की लड़ाई में हरा दिया। इटली को इथियोपिया ने? हाँ, तो इसका असर दुनिया भर के गुलाम देशों पर पड़ा, भारत पर भी एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक असर। इसने दिखाया कि अगर संगठित होकर लड़ा जाए तो यूरोपीय ताकतों को भी हराया जा सकता है। अच्छा, ये तो वाकई एक बड़ा मोड़ रहा होगा सोच में। और जापान का उदय, उसका भी जिक्र आता है। हाँ, जापान का उदाहरण तो और भी ज्यादा प्रेरणा देने वाला था। 1868 के मेजी सुधारों के बाद जापान ने जिस तेजी से पश्चिमी टेक्नोलॉजी अपनाई और खुद को एक ताकतवर औद्योगिक और सैनिक शक्ति बनाया, उसने भारतीय राष्ट्रवादियों को बहुत प्रभावित किया। जापान ने दिखा दिया कि एशिया के देश भी पश्चिम की बराबरी कर सकते हैं, बल्कि उन्हें हरा भी सकते हैं, जैसा उसने 1905 में रूस को हराकर दिखाया। रूस जैसी बड़ी ताकत को। हाँ, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध 1899-1902 में अंग्रेजों को जो कड़ी टक्कर मिली, उससे भी उनकी इज्जत को धक्का लगा। और साथ ही मिस्र, ईरान, तुर्की, आयरलैंड, रूस, इन सब जगहों पर जो राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे, उनकी खबरें भी तो भारत पहुंच रही थी। इन सब ने मिलकर भारतीय राष्ट्रवादियों में एक नया जोश, एक नया आत्मविश्वास भरा। उन्हें लगा कि वो अकेले नहीं है और आज़ादी की लड़ाई मुमकिन है और कामयाब हो सकती है। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ रखें तो तस्वीर क्या उभरती है? हमने देखा कि कैसे शुरुआत में उदारवादी नेता ब्रिटिश सिस्टम के अंदर रहकर काम कर रहे थे। हाँ, संवैधानिक तरीके, याचिकाएं, तर्क, आर्थिक विश्लेषण, इन पर उनका जोर था। उनका भरोसा ब्रिटिश न्याय में था, या कम से कम वो उसी आधार पर अपनी बात रख रहे थे। हाँ, और उन्होंने एक मजबूत वैचारिक आधार तैयार किया, खासकर आर्थिक शोषण के मुद्दे को उठाकर। लेकिन फिर हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश सरकार का वो उपेक्षा भरा, कभी कभी अपमानजनक रवैया, जैसा डफरिन और लैंसडॉन के उदाहरणों से पता चला। 1892 एक्ट जैसी अधूरी सफलताओं से मिली निराशा, कर्जन की दमनकारी नीतियां, अकाल जैसी विपदाएं, इन सब ने मिलकर उदारवादी तरीकों की सीमाएं दिखा दी। और इसी माहौल में इथियोपिया की जीत, जापान का उदय, ऐसी भारी घटनाओं से प्रेरणा लेकर एक नई पीढ़ी आई, जिसने उदारवादियों के तरीकों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहकर नकार दिया। बिल्कुल। और इस नई पीढ़ी ने, यानी उग्रवादियों ने, ज्यादा सीधी कार्रवाई पर जोर दिया। आत्मनिर्भरता, स्वदेशी, बहिष्कार जैसे तरीकों पर, और सबसे बढ़कर स्वराज के लक्ष्य पर। हाँ, स्वराज।